नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस नए भारत में जहां हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव नजर आता है, तो वहीं कृषि क्षेत्र भी विकास से अछूता नहीं है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि 2013 और 14 के 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुना बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। बावजूद इसके कुछ किसान संगठन किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और फिर से एक बार राजनीतिक एजेंडे वाला आंदोलन करने को आमादा है। मांग वही पुरानी है, एमएसपी की लीगल गारंटी यानी कानूनी दर्जा। सरकार ने 2 साल पहले इसे लेकर एक समिति बनाई थी, जिसमें किसान संगठनों ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था, लेकिन लोकसभा चुनाव की दहलीज पर प्रदर्शनकारी किसान राजनीतिक एजेंडे वाला आंदोलन करके आम जन के लिए परेशानियां खड़ा कर रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से एमएसपी में लगातार इजाफा किया गया है और आंकड़ों की सच्चाई यह है कि इसमें पिछले 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्न फसलों में एमएसपी करीब 40 से 60% तक की वृद्धि जो है इसमें हो चुकी है। लेकिन क्या ये प्रदर्शनकारी किसान कहेंगे कि एमएसपी में इजाफा हुआ है? क्या ये मानेंगे कि एमएसपी 40 से 60% तक बढ़ा है? शायद नहीं। फिर किस लिए इतना बवाल, इतना हंगामा? क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन हम आपको बताएंगे पिछले 10 वर्षों में एमएसपी में कितना इजाफा हुआ है, और खासतौर से अगर बात की जाए पिछले 10 वर्षों के एमएसपी के इजाफे की, आप देख सकते हैं 2014 से 15 और 2024-25 में गेहूं की अगर आप बात की जाए तो गेहूं 1400 रुपए से 2275 रुपए पर पहुंचा एमएसपी, और वृद्धि इसमें 62.5% की हुई। धान की बात की जाए तो 1360 से 2183 रुपए प्रति क्विंटल, 60.5% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। मक्का की हम बात करें 1310 से 2090 रुपए प्रति क्विंटल, 55.7% की जो वृद्धि है इसमें दर्ज की गई। और इसी तरह आप देख सकते हैं अरहर, मूंग, जौ, चना, मसूर, सरसों, हर एक फसल में किस तरीके की वृद्धि हुई है। और मसूर में तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 117.8% तक की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। यानी दोगुने से भी ज्यादा की जो वृद्धि है वो सरकार की तरफ से की गई है। और ऐसे में जब फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इनको अगर देखा जाए, क्योंकि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में करीब 35% तक की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है, और लगभग इतनी ही अगर प्रतिशत की जब हम बात करते हैं, ऐसी ही स्थिति हमें ना सिर्फ उत्पादन की तो स्थिति आपने जानी, बल्कि जो सरकारी खरीद है उसका भी अगर बात की जाए उसमें भी जो इजाफा है वो होता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति वही है। एमएसपी के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो की जाती है, आंदोलन की बात कही जाती है, और एक जो प्रदर्शन है वो किया जाता है, जिससे आम जनता को काफी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद जी जुड़े हैं, सदस्य हैं नीति आयोग के। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी रमेश जी, अभी हमने सिर्फ पिछले 10 सालों की बात कही कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में जो बदलाव है वो हमने देखा है। एमएसपी की जहां तक बात की जाती है, आपने भी बहुत हम कह सकते हैं करीबी ढंग से जाना है कि एमएसपी में जब इजाफे की बात हम करते हैं या जब इसको लीगल गारंटी की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की स्थिति भी हमें देखनी होती है। आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? क्योंकि इजाफा तो सरकार लगातार कर रही है, लेकिन फिर भी जो सुविधा है उसको अधिकार के रूप में कह के कानूनी दर्जा देने की मांग की जाती है। जो आपने आंकड़े दिखाए वो नॉमिनल प्राइसेस के आंकड़े दिखाए, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या कृषि की एमएसपी और कृषि की ओवरऑल जो प्राइसेस हैं रियल टर्म में वो किस रेट में ग्रो हुई है। जी, पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ा किसान की आय में वृद्धि, एग्रीकल्चर सेक्टर की टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार जो हुआ है, यानी रियल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर की प्राइसेस का नॉन एग्रीकल्चर प्राइसेस से कई परसेंट ज्यादा बढ़ना, तो ये एक रियल टर्म्स में इस सरकार की ओर से हुआ है। उसी का एक रिस्पांस भी आया कि एक अभूतपूर्व वृद्धि कृषि उत्पादन में हुई पिछले 9-10 साल में, और अभूतपूर्व वृद्धि कृषि सेक्टर की जो आय है उसमें हुई, और वृद्धि दर हमारा क्लोज टू 4% पहुंच गया है। शर्मा जी, आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा कृषि आय में वृद्धि वाले देश बने हैं। वर्ल्ड बैंक के ये आंकड़े हैं, ये मैं इंडिया के आंकड़े नहीं आपको बता रहा। और हमने जो चाइना हमारे से लगभग सभी सेक्टर में आगे है, एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ रेट पिछले 9-10 साल में चाइना को भी जो है क्रॉस कर गया है।
जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर ना सिर्फ हम ग्रोथ रेट की बात करें बल्कि इसके साथ साथ एमएसपी की भी जहां तक बात की जाए, दूसरे कई अन्य देश हैं जहां पे इस तरह की सुविधा किसानों को दी जाती है, लेकिन उनके मुकाबले अगर देखा जाए तब भी शायद यहां भी हम आगे नजर आएंगे। जी देखिए, अब एक जो हमारी सरकार में पहले एमएसपी का सिस्टम था, वो लगभग जो चाइना में सिस्टम है उसी के बराबर था। लेकिन वर्ष 1918-19 में इस सरकार ने जो फार्मूला चेंज किया एमएसपी का, इन्होंने एमएसपी में कम से कम 50% प्रॉफिट सुनिश्चित किया कि एमएसपी जितने खर्चे होते हैं A2 वाले और जो किसान की अपनी फैमिली का टाइम होता है, उस दोनों को मिलाकर कम से कम उससे एमएसपी को 50% ज्यादा किया जाए। उससे भी ज्यादा किया जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन उससे उसको ज्यादा रखा जाए। जी। उस एक कदम से जो हमारा एमएसपी सिस्टम है वो दूसरे देशों से कहीं फार फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ फार्मर को प्राइस देने के मामले में वो जो हुआ है। और भी बहुत चीजें हैं, हम एग्जांपल देते हैं। जैसे चीन में क्या करते हैं, वहां की केंद्रीय सरकार एक प्रदेशों को एक सीमित राशि दे देती है, आप इसके अंदर जिसको जो एमएसपी देना है वो आप दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, राइस और व्हीट का ओपन प्रोक्योरमेंट है। चाहे 30 मिलियन टन आ जाए, 50 मिलियन टन आ जाए, विशेष करके 5-6 राज्यों में जहां पहले से ये प्रोक्योरमेंट होता था, तो ये एक ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, उसमें एक सीमा की बात नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारा सिस्टम है वो दूसरे कंट्री से, यदि हम यूरोप और अमेरिका को देख लें तो वहाँ क्या है उससे उसको लिंक करते हैं। लेकिन हम एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखकर उस पे एक रीजनेबल मार्जिन पहले रखते थे, लेकिन 18-19 के बाद 50% मार्जिन रख के जो है उसको दे रहे हैं। जी तो शर्मा जी, इसके साथ जो एक सवाल आता है कि आपने इसकी घोषणा तो कर दी, आप इसको सुनिश्चित कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल घोषणा पे हमें नहीं रुकना चाहिए, उसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तो उसमें जो हमारी राष्ट्रीय फसलें, मैं उनको कहता हूँ राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, तो इसमें केंद्र लगभग 100% जिम्मेदारी के साथ राइस, अपना चावल, गेहूं और कपास इनको लेता है, और गन्ने का सिस्टम एक अलग है। जी बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, अगर फसलें हैं जी, जो बाकी फसलें हैं उनके लिए सरकार स्कीम लाई थी। एक है पीएम आशा, दूसरा है डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट। कोई भी स्टेट जो भी वहां फसलें होती हैं, अब जैसे रागी है वो कर्नाटका में होती है, वो अधिकांश राज्यों में तो नहीं होती। बाजरा इसी तरह से 4-5 राज्यों में होता है। तो वो रीजनल स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं, राष्ट्रीय स्तर की क्रॉप्स नहीं है। उसके लिए प्रदेशों को स्कीम दी गई, आप पीएम आशा में प्रोक्योर करिए, और कर रहे हैं प्रदेश। राजस्थान में आप दालें देखिए, उनका प्रोक्योर होता है। तो और दूसरा, उनको डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट की ऑप्शन दी गई कि यदि आप प्रोक्योर नहीं करना चाहते तो आप जो एक कहीं कमी रह जाती है, जैसे हरियाणा में वो बाजरा को जो है भावांतर भरपाई योजना के अंडर शामिल किया है। तो उसमें जो केंद्र सरकार है वो जो उस पे खर्चा होता है प्रदेश का, वो उसको देती है। तो ये एक व्यवस्था है, इसको थोड़ा हमें और मजबूत करने की जरूरत है, वो इसमें एक इशू है। लेकिन समय के साथ आप देखोगे कि पहले जो हमारा प्रोक्योरमेंट 5 प्रदेशों तक सीमित था, अब राइस और व्हीट 13 प्रदेशों से प्रोक्योर होता है। जी बिल्कुल। 5-6 प्रदेश तो ऐसे हैं वहां है ही नहीं सरप्लस। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये व्यवस्था जो है, हमने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। जो क्रॉप्स कवरेज में आई थी, पहले 3 होती थी, अब 13-14 क्रॉप्स जो हैं उन पे एमएसपी होती है। अब हमने दालों का बफर स्टॉक बनाया है, जैसे राइस और व्हीट का पहले बफर स्टॉक था। तो केंद्र की एजेंसियां जो है, नेफेड है, एनसीडीसी है, ये सब उसको जो है बाकी फसलों को भी खरीदती है।
जी बिल्कुल, ये अलग अलग देखिए माध्यम जिसके जरिए जो सरकारी खरीद है वो सुनिश्चित की जाती है, जैसा रमेश जी हमें यहाँ बता रहे थे। और खासतौर से 24 ऐसी फसलें जिनकी सरकार जो है एमएसपी जो है वो फिलहाल तय की गई हुई है और उसी के आधार पर बाजार में पहुंचती हैं, किसानों को लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी ये कह दिया जाता है कि इसकी गारंटी भी चाहिए। और इस बारे में और भी इसके जो व्यापक हसन है रमेश जी, वो आपसे मैं जानना यहाँ चाहूँगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएसपी और आंदोलन की राजनीति। यहाँ जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए जो केंद्र सरकार की योजना है जिसके जरिए किसानों को फायदा मिला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, इसके तहत ना सिर्फ अब बुआई बल्कि कटाई तक आपको इसका लाभ मिलता है। कटाई के बाद भी केसीसी की हम बात करें जिसके जरिए किसानों को ऋण की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जब तक किसान के पास आर्थिक मदद नहीं पहुंचेगी तो उसके लिए जो काम है वो आसान नहीं होते। और उसके बाद ये तमाम योजनाओं का फायदा जो है किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसके तहत भी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन जो है वो किसान को दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें तो इस योजना के तहत भी जो किसान हैं उनको यहाँ अनुदान मिलता है कि वो जो नई प्रणालियाँ हैं सिंचाई की, इरिगेशन की, वो कैसे ले सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा खासतौर से हम किसान योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो किसान हैं उनको कैसे देखिए पीएम कुसुम योजना के तहत जो निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की उद्देश्य है वो उनको मिलता है। और इन योजनाओं के माध्यम से अलग अलग जो लाभ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो लगातार किसानों को लगातार मिल रही हैं। और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रोफेसर रमेश चंद जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे आपने ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो स्थिति है वो नज़र आती है जब दूसरे देशों की भी हम बात करते हैं, लेकिन अक्सर इस बात का जिक्र कर दिया जाता है कि जो एमएसपी का फॉर्मूला है क्या उसमें किस तरह का बदलाव हम करें। लेकिन बदलाव के तहत ही हम कह सकते हैं कि आज ये स्थिति है हमारे सामने। और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कृषि का विकास विस्तार हुआ है, किसानों के कल्याण के लिए लगातार जो योजनाएं हैं सरकार वो लाई है, शायद यही वजह है कि आज एमएसपी जो है उसमें इतना ज्यादा इजाफा हम देखते हैं। एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण टूल है, लेकिन हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि एमएसपी कोई 28% एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसके लिए दी जाती है। जो 72% प्रोड्यूस है वो बाजार के रेट पे बिकता है, उस पर कोई एमएसपी नहीं है जी। तो एक किस्म से यदि हम कहें कि सरकारी कीमत वाली फसलें और बाजारी कीमत वाली फसलें जी, यदि आप बाजारी कीमत वाली फसलों को देखो तो उनमें जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल में वो सरकारी कीमत वाली फसलों से कहीं ज्यादा है जी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जहां एमएसपी नहीं है वहां ग्रोथ रेट 4% से ऊपर है। एमएसपी वाली फसलों का ग्रोथ रेट 2% से भी 2% के लगभग है जी। इसी तरह हमारे मछली है, दूध है, अंडे हैं, वहां ग्रोथ रेट 5 से 8% तक है जी। तो यहाँ जो एमएसपी है वो एग्रीकल्चर में प्राइस का रिस्क करने के लिए बनाई गई थी कि एक फ्लोर प्राइस
किसान का प्रोड्यूस जो वो खर्चे करता है उस पे थोड़ा सा मार्जिन देकर उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उसकी सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि वो उससे नीचे गया तो फिर सरकार किसी ना किसी तरीके से या उसको खरीदेगी या उसे भरपाई देगी। जी रमेश जी, लेकिन इसके साथ साथ एक मिनट जरा, उसका दूसरा पहलू है किसान को ज्यादा से ज्यादा उस पे लाभ मिले। वो लाभ बाजार से मिलता है, वो लाभ डिपेंड करता है कि लोगों की जो डिमांड और सप्लाई कंडीशन क्या है। तो हमें, मेरा अपना ये मानना है और ये सारा इकोनॉमिक्स का लिटरेचर भी यही कहता है, सरकार की जिम्मेदारी है प्राइस को क्रैश होने से रोकने के लिए। क्रैश हो जाती है तो किसान का हित जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे उस तरह की एमएसपी देने के लिए। तो एमएसपी पे हम मार्जिन कितना जोड़ना चाहते हैं, 30%, 50%, वो एक लाभ है, वो प्योर प्रॉफिट है। जी बिल्कुल, की कंडीशन पे डिपेंड होना चाहिए कि मार्केट की क्या कंडीशन। जी, यानी एक संतुलन जो है वो बनाकर चलना जरूरी है। मार्केट की आपने बात की, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि जब हम लीगल गारंटी की बात करते हैं तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पहले हमें 10वें 11वें स्थान पर नजर आती थी, आज हम 5वें पायदान पर हैं, और जब हम लक्ष्य हमारे सामने 3रे पायदान पर पहुंचने का, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो सुविधा मिल रही है किसान को उसके बारे में सोचना चाहिए, जो बदलाव हैं वो होने चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी बात में जो और किसान हैं उनको हम भ्रमित कर दें, बरगलाएं। जी शर्मा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा अब दुनिया में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है हमारा एग्रीकल्चर का। जी, और यदि हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर देखा जाए वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी, और सभी तरह के आंकड़े जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं। हमारा दुनिया में जितना राइस का एक्सपोर्ट है 40% अकेले इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें राइस का। जी बिल्कुल। इसी तरह हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारे इंपोर्ट से 60% ज्यादा है। तो ऐसे आप जितने भी इंडिकेटर देखोगे आप पाओगे कि एग्रीकल्चर में एक बहुत पॉजिटिव चेंज पिछले कुछ वर्षों में आया है। आपने भी वो आंकड़े दिखाए हैं, लेकिन आपके आंकड़े को फर्दर सपोर्ट देने के लिए आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की। 220 लगभग 17 से पहले हजारों करोड़ रुपया पब्लिक इरिगेशन पे खर्च हुआ, लेकिन उसके अंडर जो एरिया था उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन पिछले 7 साल में 6 साल में आप देखिए हर वर्ष 1% पॉइंट चेंज उसमें आ रहा है। वो 47-48% से बढ़कर अब 55% पे पहुंच गया है। तो इतनी जो इंक्रीज इन इरिगेशन है पिछले बहुत सालों में नहीं आई थी, जो केवल 7 साल में आ गई है। वो इसलिए है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अलग तरह से सोचा गया। जहां वो काम अधूरे आधे छोड़े हुए थे उसको पूरा किया गया। तो आपने एक अपने चार्ट में दिखाया था ई-नैम, आज हमारी 1350 मंडियां इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम से जुड़ी हैं। जी, अब जो प्रदेश उसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको ई-नैम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सा जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है वो बिचौलियों को जाती है और कई बार जेन्युइन से ज्यादा जाती है। जी, तो ई-नैम जैसी व्यवस्था करके दिल्ली का व्यापारी बंगलौर में बोली लगाए, बंगलौर का व्यापारी अमृतसर के किसी प्रोड्यूस पे बोली लगाए। ये ई-नैम में सरकार ने हर मंडी को पैसे दिए हैं कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए। तो इसी तरह से एफपीओ को बनाकर उनको ओएनडीसी से जोड़ा जा रहा है। अब कोऑपरेटिव की पद्धति को भी दोबारा से सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं कि गांव के लेवल पे स्टोरेज, मार्केटिंग, इवन एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जाए। तो जिस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी एक अलग दिशा में चल रही है, इसी तरह से जो कदम उठाए गए हैं, एक
एग्रीकल्चर को भी उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए, उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो हायर लेवल पे गई है उसको और हायर ले जाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं और बहुत से लगातार सरकार जो है प्रयासरत है रमेश जी। लेकिन जो खासतौर से कृषि के लिए आपने बताया, खेती के लिए किस तरीके से जब हम सीधी बात करते हैं, लेकिन जो कृषि से संबंधित हैं, जो गैर कृषि व्यवसाय की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि एक किसान को किस तरीके से ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर वो खेती किसानी के साथ पशुपालन भी कर रहा है तो उसके बाद ना सिर्फ पशुपालन, वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकता है। और आज के समय में तो सरकार की तरफ से एग्री स्टार्टअप के लिए भी जो तमाम सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। तो क्या इस दिशा में जो किसान है वो आगे बढ़ना नहीं चाहता अपने फायदे के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ना नहीं चाहता। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो अलाइड सेक्टर है हमारे, फिशरी सेक्टर की ग्रोथ आंध्र प्रदेश में 20% है प्रतिवर्ष, और जो हमारी नेशनल लेवल की ग्रोथ है वो लगभग अब 10% पे पहुंच गई है। इसी तरह आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो पिछड़े हुए प्रदेश थे वहां पर भी हमारे डेयरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 6-7% के करीब है। हमारी कुछ स्टेट्स हैं, आंध्रा है, मध्य प्रदेश है, वहां पर तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ नॉन एग्रीकल्चर से भी काफी सालों में और ज्यादा रही है। 6-7% की रेट से वो ग्रोथ हो रहे हैं। जो स्टेट्स डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर जा रहे हैं वहां आप पाओगे कि एक अलग ही किस्म का ग्रोथ रेट जो है वो रियलाइज हो रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 2/3 या लगभग अब तो 70% के लगभग ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन केवल 1 हेक्टेयर से कम है उनके पास। जोतने के लिए 1 हेक्टेयर से भी कम रह जाती है, कुछ पशु रखने के लिए बिल्कुल जो है चली जाती है। वो बेचारे एफिशिएंट जरूर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जरूर हाई है, लेकिन स्केल का लेवल इतना छोटा है कि इस तरह के किसान जो है उनको दूसरे व्यवसाय कृषि के बियॉन्ड वहां से एक इनकम आनी चाहिए। और वर्ष 18-19 के आंकड़े ये बताते हैं कि इस तरह के किसान 50% से ज्यादा अपनी इनकम आउटसाइड एग्रीकल्चर के सोर्सेस से ले रहे हैं। तो वो जो रूरल इकोनॉमी को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में नॉन एग्रीकल्चर जो चेंजेस आ रही हैं वो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, जिनको उनकी एग्रीकल्चर एक सफिशिएंट टाइम के लिए सफिशिएंट मात्रा में इनकम नहीं देती, वो अपनी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या कोई जॉब जो है उनसे उसको सप्लीमेंट करें। यानी उसके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार जो अवसर हैं वो दिए जा रहे हैं, योजनाएं काफी हैं। आवश्यकता है तो उनको अपनाने की, और ना जाने कितने ही ऐसे लाखों किसान हैं जो इसको अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो प्रोफेसर रमेश चंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो नीतियां हैं उनमें लगातार बदलाव हमने देखा और उन्हीं नीतियों की वजह से आज भी स्थिति बदली हुई नजर आती है कृषि क्षेत्र की। और अगर खासतौर से आज की भी हम बात करें तो पहले भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने चंडीगढ़ में किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। बातचीत का ये सिलसिला अभी भी कायम है और आज भी अब से कुछ देर बाद बातचीत शुरू होने वाली है। सरकार की ओर से ये संकेत भी दिया गया कि एक समिति बनाकर किसानों की बातों पर गौर किया जा सकता है। बावजूद इसके किसानों ने अपने रवैये से यही प्रदर्शित किया कि उनकी दिलचस्पी समाधान निकालने में कम बल्कि आम लोगों को परेशान करके मोदी सरकार को नीचा दिखाने और विरोधी दलों के राजनीतिक हित को साधने में अधिक यहां नजर आती है। फिलहाल अब से कुछ देर बाद जो बैठक है वो माना जा रहा है कि जो शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, तब क्या स्थिति रह सकती है। और खासतौर से देखिए जो अभी तक अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि देश भर के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हों या आंदोलन की बात कर रहे हों, लेकिन कुछ एक संगठन है। और खासतौर से अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जो किसान हैं उनका कहना है कि यहाँ पे हमारे साथ जो उतना फायदा नहीं मिलता। पंजाब के किसानों को किस तरीके की अभी तक लाभ मिला है आप वो देख सकते हैं। 2004 और 5 से 2013-14 के दौरान पंजाब में 1263.2 LMT धान की खरीद की गई और अब इसको बढ़ाकर देखिए 2013-14 से 2023-24 के दौरान 1686.32 LMT कर दिया गया। इसी अवधि के दौरान गेहूं के मामले में खरीद की मात्रा 975.30 LMT से बढ़ाकर 1176.45 LMT हो गई।
वहीं पिछले 6 वर्षों में 62 लाख किसानों को 263 लाख टन सब्सिडी वाले उर्वरक मिले, जिनकी कुल सब्सिडी लगभग 55,154 करोड़ रुपए थी। अंदाजा आप लगा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक करीब 23,36,836 लाभार्थियों को यहां आपने देखा किस तरीके से जो राशि है वो वितरित की गई। पीएम किसान मानधन योजना के तहत भी 2019 में शुरुआत के बाद से राज्य में 14,604 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको पंजाब ने अभी तक लागू नहीं किया, क्योंकि राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है। कृषि ऋण की अगर हम बात करें, करीब यहां 73% केसीसी के माध्यम से जो कृषि ऋण है दिया जाता है और ब्याज छूट का लाभ जो है किसानों को मिलता है। 31 मार्च 2023 तक आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है 21,98,101 सक्रिय केसीसी खाते थे और उस पर कितना लाभ जो है वो उनको मिला। वहीं एकीकृत बागवानी विकास मिशन की हम बात करें तो इसके तहत भी देखिए कितनी राशि जो है करीब 240.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। भारत इजराइल कार्य योजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र यहां स्वीकृत किए गए, तो भारत डच सहयोग से भी 2 और उत्कृष्टता केंद्र यहां खोले गए। यांत्रिकरण की जब बात हम करते हैं तो उसके लिए भी अलग से यहाँ देखिए 2014-15 में स्थापना की गई, 102 करोड़ से रुपए ज्यादा की राशि दी गई। करीब 1256 कस्टम हायरिंग सेंटर यहाँ है, 12,666 मशीनें दी गई और इन सब के बावजूद भी जो नाराजगी है वो किसानों की नजर आती है। और नाराजगी किस लिए? शायद जो असल किसान है वो नहीं जानते होंगे कि नाराजगी क्यों है, प्रदर्शन क्यों है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज भी वो कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो मानी जाता है कृषि, उसको और मजबूती दे सकें। आपको बता रहे हैं हम क्या स्थिति है। ये तो बात हुई पंजाब की, लेकिन अगर इसके साथ साथ हरियाणा की स्थिति से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। हरियाणा का जो आंकड़ा है वो आपको हम बता देते हैं, हरियाणा के किसानों को किस तरह का लाभ मिला है। 6 वर्षों में लगभग 40,058 से ज़्यादा की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंकड़ों पे नज़र अगर डालें, पीएम किसान योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं जिनको यहाँ लाभ मिला है। फसल बीमा योजना के तहत 2016 से अब तक किसानों को 2,394 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 8,138 करोड़ का भुगतान किया गया है। मानधन योजना की बात की जाए, 2019 की शुरुआत के बाद से राज्य में 4,32,537 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया है। कृषि अवसंरचना निधि के तहत 2,374 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, 2,000 करोड़ रुपए की ऋण की राशि वितरित की गई है और वहीं कुल अगर हम ऋण की बात कर रहे हैं तो करीब 69% ब्याज छूट के लाभ के साथ यहाँ भी केसीसी के जरिए जो किसान हैं उनको मदद मिल रही है। और यहाँ के सक्रिय खातों की अगर बात की जाए तो करीब 22,86,953 है, जिसमें 50,045 करोड़ रुपए की राशि अभी बकाया भी है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 592.16 करोड़ रुपए जो हैं जारी किए गए 2014-15 से। और वहीं 71,951 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र भी लाया गया, जबकि भारत इजराइल कार्य योजना के तहत 6 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों में नई तकनीक जो है वो किसानों को दी जाती है और इसके साथ साथ उर्वरक की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कितनी सब्सिडी जो है वो मिली है। उर्वरक की बात की जाए, पीएम किसान योजना की हम बात करें तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को मिला है। और जब तक हम योजना की बात करें, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं जिनको लगातार सरकार ने लागू किया है और उसका लाभ लाखों किसानों को मिल भी रहा है। और खास मेहमान जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ खासतौर से यहाँ पे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं और साथ ही हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हैं, सदस्य हैं एमएसपी कमेटी के विनोद कुमार जी वो जुड़े हैं, साथ ही विजय सदाना जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। जी सबसे पहले यहाँ पे विनोद जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एमएसपी की बात करते हैं और शुरुआत से ये बात आई कि जो किसानों की बात करने वाले हैं या किसान हैं, संगठन के लोग थे, उनको समिति में नहीं शामिल किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि शायद जब जब बैठक हुई उनकी तरफ से किसी तरह की जो भागीदारी की बात की जाए, किस तरह का योगदान नहीं रहा, कोई भी उस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आया। देखिए, जब से बातचीत शुरू हुई थी पिछले आंदोलन के बाद से जी, तभी से इनको आमंत्रित किया गया था और ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियां लिखी गई थी, वो पब्लिक स्पेस में है। जिस दिन जैसे 12 जुलाई को जब 2000 उस वर्ष में जब कमेटी का गठन किया गया, उसमें 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था जी, परंतु वो आए नहीं। बैठक दर बैठक हम लोग इंतजार करते रहे कि हो सकता है एक बैठक में ना तो दूसरे बैठक में आए। तो विनोद आनंद उस कमेटी में है, विनोद कुमार नहीं, मैं विनोद आनंद हूं जी। तो विनोद आनंद अगर उस कमेटी में है तो मैं सहकारिता का प्रतिनिधि हूं जी। उसी प्रकार से
और किसान नेता जो हैं उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें है। भारत भूषण त्यागी जी हैं, वो पद्मश्री उनको पुरस्कृत किया गया है उनके इनोवेशंस के लिए। जी बिल्कुल। तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जिसमें आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो और जितने भी इसके चैलेंजेस हैं कृषि के, जैसे अभी हमारे आदरणीय रमेश चंद्र जी ने कहा, सारी बातें आपको बताई, तो कैसे वो आगे की नीति बने और बाजार की व्यवस्था में किसान कैसे उलझा हुआ है और उस पूरे बाजार की व्यवस्था का जो मूल्य श्रृंखला है उसमें किसान कहाँ है, कैसे एमएसपी को जो वर्तमान में उतनी सक्रिय नहीं है और उतनी वो पारदर्शी नहीं है, तो उसको किस प्रकार से पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस देश में सुधारा जाए, और इसके साथ साथ में फसल विविधीकरण की बात करनी थी। फसल विविधीकरण एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ इतने एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद कंटूअर्स चेंज होते हैं, तो ये एक ऐसा हब एंड स्पोक करके आप इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ में नेचुरल फार्मिंग पे जो एक डिबेट चल रही है कि इस देश में किस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है जी, और उसको किस प्रकार उसमें वो किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो, लैब वहां कैसे इस्टेब्लिश हो, तो ये सारा विषय जो है इसमें हमारी कमेटी में रखा गया था। दुख की बात है आज तक वो कई उपद्रवी लोग मानसिकता के हों या किसी भी मानसिकता के हों, वो आते नहीं हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। वो एक कभी किसी राजनीतिक दल की बात करेंगे, उनको फायदा पहुंचाने की बात करेंगे, और अगर सरकार से लड़ना है, उनको चुनाव लड़ना है, तो वो आए मैदान में, चुनाव लड़े, वो जनता तय कर देगी कि इसको कितना वोट मिलता है। तो पूर्व के सारे चुनाव में वो सारे लोग जो अभी वर्तमान में आंदोलन में हैं, खास करके जो राजनीतिक रूप में है संयुक्त किसान मोर्चा के, मैं स्पष्ट तौर से कुरुक्षेत्र और बाकी के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे तथाकथित किसान नेता हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो किसान नेता कहीं से नहीं है, वो तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को पूरी करने के लिए, उसको एक पराकाष्ठा पे ले जाने के लिए वो गरीब और किसानों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कृषक जो समाज है वो उसको देख रहा है और इनको सही तरीके से वो जवाब देगा। और जहां तक रही बात की कमेटी की, तो कमेटी में हमारे 30 से ज्यादा बैठकें हो चुकी है। हम बिल्कुल हर मुद्दों पे ऊपर खुले मन से, खुले दिल से चर्चा करते हैं, यानी पारदर्शी तरीके से जो चर्चा है वो की जाती है। और यहाँ देखिए, जो जैसा कि विनोद जी ने कहा कि कुछ एक संगठनों की बात करें, किसानों की बात करें, तो मामला कुछ और ही भुना दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल दहलीज पर हैं, उस वजह से शायद जो तूल है वो ये मामला पकड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी सच्चाई वाकई कुछ और है। विजय सरदाना जी का रुख कर लेते हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इसकी लीगल गारंटी जो है वो मिल सके, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में हमने देखा है, कृषि में किस तरीके से जो विकास हुआ है, लेकिन इसका जो भार की जब हम बात कर रहे हैं, अगर लीगल गारंटी की जो मांग की जाती है, शायद एक कानून की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैव विविधता हमारे यहाँ पर है, कृषि विविधता हमारे यहाँ नज़र आती है, और ऐसे में जब डाइवर्सिटी को हम देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह से ही जो एमएसपी है या एक ही जो फसल है वो पूरे देश में हम देख सकें। और उसी वजह से शायद अभी तक जो सरकार है, जहाँ जहाँ एमएसपी के लिए अलग अलग फसलें जो हैं, 24 फसलें हैं, वो शामिल की गई हैं और लगातार उसमें इजाफा भी होता है। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस एमएसपी की हम बात कर रहे हैं और जो लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को समझना जरूरी है जी। किसान भाई ये कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है एमएसपी का, उसको लागू किया जाए। मेरा पहला सुझाव ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है वो हाईली डिफेक्टिव है जी। उससे किसान खुद बर्बाद हो जाएंगे और देश को चौपट होगा ही होगा। उसके कारण बहुत सिंपल, डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे YouTube चैनल पे जनता देख सकती है। तो स्वामीनाथन कमेटी में यह कहा गया है कि कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब जितनी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतनी आपको एमएसपी बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे ये बताइए कि कहां पे रहा किसान को इंसेंटिव कि वो नई टेक्नोलॉजी अपनाए, खर्चा कम करे, एफिशिएंट बने, कम लागत में ज्यादा उत्पादन करे। क्योंकि अगर लागत कम हो जाएगी तो एमएसपी कम करनी पड़ेगी। कौन चाहेगा एमएसपी कम करना?
इसका मतलब जो जितना इनएफिशिएंट है, जितना वेस्टेज करता है, अपनी खेती में जितना खर्चा बढ़ाता है, उसको उतनी ज्यादा एमएसपी मिलेगी। और जो एफिशिएंट किसान हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो ईमानदारी की बात यह है कि उसको एमएसपी कम मिलनी चाहिए। इसका मतलब ऑर्गेनिक के किसान जो कम लागत में खेती करते हैं, उनकी एमएसपी कम होनी चाहिए, जबकि क्वालिटी उनकी दूसरों से ज्यादा अच्छी है। तो एक तो ये इनबिल्ट डिफेक्ट है स्वामीनाथन फॉर्मूले में जी। दूसरा, उस फॉर्मूले में कहीं नहीं बताया गया है कि किस क्वालिटी पे किस ग्रेड को कितना मिलेगा, और ग्रेड अगर कम होंगे तो उसका डिस्काउंट कितना होगा। क्योंकि बाजार के अंदर जब मंडी में आप माल खरीदते हैं तो उसमें टूटा हुआ माल भी होता है, कचरे वाला माल भी होता है, सड़ा हुआ भी होता है, दागी भी होता है, बारिश में खराब हुआ माल भी होता है। तो जैसे आप माल देखते हो मंडी में, उस हिसाब से आप बोली लगाते हो। तो होगा क्या कि लोग सिर्फ ए ग्रेड माल खरीदेंगे, बाकी माल नहीं बिकेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी किसान फसल उगाता है उसका करीब 40, 50, 60% बिकेगा, बाकी 40%, 50% या 30% डिपेंडिंग अपॉन द वेदर वो माल नहीं बिकेगा। क्योंकि अगर कोई भी माल खरीदेगा और हमने उस पर अगर लीगल गारंटी दे दी तो वो व्यापारी गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको सजा हो सकती है। तो कौन रिस्क लेगा किसान की हेल्प करने में? तो पहली बात तो ये है कि एमएसपी किसानों को, जो लीगल गारंटी की बात हो रही है, लीगल गारंटी सबसे पहले किसान का खुद का नुकसान करेगी। ये एक पॉलिटिकल डिमांड है, इसके पीछे ना कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन है, ना इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, और स्वामीनाथन फॉर्मूला पूरी तरह से डिफेक्टिव है, उस पर दोबारा काम करने की जरूरत है। पहला मुद्दा। दूसरी बात, जब आप लीगल गारंटी की बात करते हो और जो आज तक हमने ट्रेंड देखा है, मैं आपके सामने एक उदाहरण रख देता हूं। 2010 के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में और भारत में मक्के का रेट ऑलमोस्ट बराबर था जी। आज भारत में, मैं कोविड का टाइम छोड़ दो, कोविड से जस्ट पहले, मैं जनवरी दिसंबर की बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रेट था मक्के का वो भारत से करीब 60 से 70% कम था। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में माल मिल रहा था 1300-1400 रुपए क्विंटल, जबकि भारत में माल मिल रहा था 2200-2400 रुपए क्विंटल जी। भारत का ही मुर्गी का किसान भारत सरकार के पास गया कि साहब हिंदुस्तान का मक्का इतना महंगा हो गया है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें मक्का, सस्ता मक्का आयात करने दो। अब आप ये समझिए कि अगर आप इसकी लीगल गारंटी करते हो तो हर साल आप एमएसपी बढ़वाओगे, क्योंकि आप कहोगे जी इन्फ्लेशन हो गया, रेट बढ़ाते जाओ। 5 साल बाद हिंदुस्तान का कोई व्यापारी किसान से माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार इतना सस्ता होगा कि कस्टम ड्यूटी देने के बाद भी आयात करना फायदे का सौदा होगा। तो मैं किसान, हिंदुस्तान के किसान से क्यों खरीदूंगा? ये तो कॉमन सेंस है ना जी। बिल्कुल। ये भारत, अब आपने एक लास्ट पॉइंट कहने दीजिए जी। भारत का संविधान ये बोलता है कि हर व्यक्ति को अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए मुर्गी का किसान, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से मक्का लाना चाहता हूं और भारत का मक्का महंगा है, तो क्या आप मक्के के किसान को बचाने के लिए मुर्गी के किसान को मरने देंगे? क्योंकि अगर वो मुर्गी नहीं बचा पाएगा तो बाजार से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से पोल्ट्री इंपोर्ट होगी मक्के की जगह, तो आपका पूरा पोल्ट्री सेक्टर बर्बाद हो जाएगा जी। यानी हर एक क्षेत्र के बारे में जो सोचना है और उसके साथ साथ ये जो तमाम काम है उनको लागू करना है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है कि किसानों को किस तरीके से, कहाँ पे जो लाभ है वो हम दे सकते हैं या नहीं। और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लाभ की हम बात कर रहे हैं, किसानों को जो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, लेकिन वहीं अगर जब हम इस तरह के जो प्रदर्शन किए जाते हैं उससे लोगों को जो परेशानी होती है, हमारे संवाददाता विक्रमजीत जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत, अगर देखा जाए काफ़ी परेशानी जो है वो आम जनता को यहाँ पर उठानी पड़ती है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बंद होते हैं, रास्तों पर उत्पात होता है और कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो आम आदमी को झेलना पड़ता है। जो दूसरे कारोबार हैं जो कि जुड़े हुए हैं उन रास्तों पर हैं, वहाँ भी इसका जो असर है वो हम देख सकते हैं।
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में जो चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, या फरीदाबाद का बॉर्डर हो, या फिर गाजीपुर बॉर्डर, ये तमाम जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर है, उनको जिस प्रकार से वहाँ पर सील किया गया है, तो कहीं ना कहीं पर वो तमाम जो बॉर्डर है वहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन बॉर्डरों पर जो दुकानें हैं, दुकानदार जो है वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे, क्योंकि लोग जो है आवाजाही नहीं है, वाहन नहीं आ रहे हैं, वाहनों को डाइवर्ट किया गया है, वाहनों को डायरेक्ट जो मेन रोड है उससे नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर लोगों को, चाहे वो यात्री हो, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, वाहनों की दिक्कत हो रही है, सिक्योरिटी के बड़े, क्योंकि हमने पिछला आंदोलन देखा था कि किस प्रकार से दिल्ली को एकदम से सीज कर दिया गया था, एक लंबी कतार थी। वैसा तो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो है काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस जो है लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई हैं, कंटीली तारों की बैरिकेडिंग की गई है। अगर हम शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है उसकी ओर देखें तो वहां पर जो है विवाद की खबरें, लेकिन अगर दिल्ली के पास देखें तो क्योंकि यहाँ एहतियातन जो है जिस प्रकार के प्रबंध किए गए यहाँ पर फिलहाल ऐसी, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि जिस प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं, जिस प्रकार की बातचीत चल रही है, जिस प्रकार के बयानबाजी हो रही है, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो है कई कदम उठाए गए हैं और उसी का फलस्वरूप है कि काफी सख्ती है, लोगों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं। और जब सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, सख्ती होती है, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग जो है वो प्रभावित भी होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन आज की जब बैठक की हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता अनुज यादव भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर बातचीत की बात की जाए, इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से लंबी बातचीत चली थी और माना जा रहा था कि शायद जो जिस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आज की अगर बात की जाए, कब जो बातचीत है शुरू होगी और क्या नतीजा निकल कर आ सकता है? बड़ी बात है कि जब बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और दोनों ही पक्ष, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या किसानों की बात करें, बातचीत के लिए, क्योंकि ये चौथे दौर की वार्ता है, भले ही तीसरे दौर की वार्ता तक समाधान ना निकला हो, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो केंद्र सरकार किसानों को, जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो उनको एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किसानों का फायदा आखिर किस चीज में है। जो एमएसपी की गारंटी को लेकर जो लगातार जिद पर अड़े हुए हैं किसान संगठन, उससे किसानों का फायदा नहीं होगा, ये बार बार इस बात को सरकार कह चुकी है। जब एमएसपी लागू किया गया था, जब देश की स्थितियां और परिस्थितियां अलग थी, जब शुरुआत इसकी हुई थी, लेकिन आज एमएसपी से ज्यादा जब मार्केट के अंदर किसान के उत्पाद बिक रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ एमएसपी से बंधना ये किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो एमपी का गेहूं है वो हमेशा एमएसपी से ज्यादा पर मिलता है। 2275 रुपए का जो रेट है वो केंद्र सरकार ने उसकी एमएसपी निर्धारित की है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के गेहूं की जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी देश के अंदर मानी जाती है, जो 2700 से 2800 और 3000 तक मिलता है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी पे ना बेचकर ओपन मार्केट में अगर वो अपने गेहूं को बेचते हैं तो उनको फायदा होता है। इसी तरीके से हमने पीली सरसों, काली सरसों की भी हमने खरीदारी देखी है, जो हमेशा एमएसपी से ऊपर रहती है। इस तरह की कई फसलें हैं, तो किसानों को एमएसपी की जिद को छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज जिस तरीके से ओपन मार्केट पूरे देश के अंदर खोल दिया गया है किसानों के लिए, ई पोर्टल बनाया गया है, मंडियों को आपस में एपीएमसी मंडियों को जोड़ दिया गया है, ऐसे में किसानों की जो फसल है उसके उत्पाद का अच्छा रेट मिले, हमेशा सरकार का यही पक्ष रहा है। आज निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद अभी बैठक शुरू होगी। देखने वाली बात जरूर होगी कि बैठक में क्या निकल कर आता है। एक लंबी दौर की वार्ता होगी। हमने पिछली बार भी देखा था, जो तीसरे दौर की वार्ता थी, करीब 8 घंटे बैठक चली थी। और उम्मीद की जानी चाहिए, किसान संगठनों को इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और कई बार प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं, उसमें न सिर्फ किसान संगठनों की बदनामी होती है, बल्कि आम जनमानस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार फिर से उम्मीद है, जब ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी तो एक अच्छे नतीजे सामने निकल कर आने चाहिए।
जी बिल्कुल, जो बेहतर नतीजा है वो निकल कर आना चाहिए, सकारात्मक। और जैसा आपने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यहाँ अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद, बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। MSP और आंदोलन की राजनीति। अब से पहले आपने देखा किस तरीके से तमाम ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनकी जानकारी जो किसान हैं वो रखते भी हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो प्रदर्शन है वो हमारे सामने आते हैं। विनोद आनंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कई ऐसी न जाने कितनी ही फसलें हैं जिनका जो MSP है, क्योंकि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इससे ज़्यादा जो है वो किसानों को मिलता है। और ऐसे में शायद जो गारंटी की बात की जा रही है, लीगल गारंटी बनाने की बात कही जा रही है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा फायदा जो है आपको खुले बाजार में मिलता है। सरकार ने आपको बाध्य नहीं किया है वहां पर। देखिए, बाजार एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेस है, मार्केट प्लेस जिसको कहते हैं, वो किसान के कंट्रोल में नहीं है। वो जो बाजार के जो नियम है, अब मैं साधारण शब्दों में कहूं तो एक तरफ से क्रिकेट की बैटिंग हो गई और दूसरी तरफ हमारे किसानों को आप कहेंगे कि अब आपको हम बॉलिंग नहीं करेंगे, अब आप फुटबॉल खेलिए जी। तो नियम दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। यदि बाजार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसानों को सामान बेचते हैं, उनके लिए कुछ और नियम और किसानों के लिए कुछ और नियम, ये तो नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इस देश में जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है वो किसान है जी, गांव का आदमी है। पूरा जो उद्योग जगत, वैश्विक जो पूरा एक मूल्य श्रृंखला है, उसमें 140 करोड़ हम भारत के लोग और खास करके जो हमारे गांव की आबादी है, उनका बड़ा अहम रोल है जी। इन सारी चीजों को एक दूसरे चश्मे से देखना होगा
और उसके लिए एक दूसरी आमूल चूल परिवर्तन की व्यवस्था बनानी होगी। तो लीगल गारंटी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका सीधा सा हिसाब किताब यह है कि आप लीगल गारंटी आज दे रहे हैं जी, तो ओपन मार्केट में, जैसे अभी रमेश चांद जी ने बताया कि हम जो 8-9 राज्यों में खरीदारी कर रहे हैं, तो लीगल गारंटी के बाद आपके 30 के 30, 28 के 28 राज्यों में खरीदारी होगी, सब में ही होगी। तो खरीदारी उतनी होगी, तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? जो इन 8 राज्यों में हो रहा है, अर्थात उनमें से लीडर जो है खरीदारी में वो पंजाब और हरियाणा है जी। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को यह पहले समझ लेना होगा कि जो लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, खास करके उनको जो मत भ्रमित कर रहे हैं जो लोग, कैसे भी कई शक्तियां उसमें है लगी हुई, तो उससे सबसे ज्यादा घाटा पंजाब और हरियाणा को ही होगा जो लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो ये तो मैं आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों को ये समझाना चाहता हूं, खास करके जो हमारे किसान नेता हैं। दूसरी बात, जो आंदोलन हो रहा है, कई लोग कहते हैं 300 संगठन है जी, 500 संगठन है। देश में कहां से 300 संगठन आ गए, कब आ गए जी? कुल मिला के 62 संगठन है, मैं नाम गिन दूंगा अभी के भी। तो ये एक लॉबी है जो 300 और 500 की संख्या बनाना चाहती है और बना करके हमारे देश में एक उपद्रव लाने की कोशिश करती है जी। उनको हमारे देश में जो हमारा विकास हो रहा है और हमारा जो एक हम जिस प्रकार से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पिछले 10 वर्षों में जो एग्रीकल्चर ने अपना स्पेस बनाया है, खास करके जो इंटरनेशनल ट्रेड में, और बाकी के भी और हमारे जो राज्यों में जो विकास हो रहा है, मछली के किसान और पोल्ट्री के किसान और बाकी एनिमल हस्बेंड्री का एक अलग मंत्रालय बना, कोऑपरेशन एक अलग मंत्रालय बना पहली बार। तो इन सारी चीजों से वो परेशान हैं, और वो खास करके वैसे जो आंदोलन जीवी और एफसीआरए जीवी जो संगठन हैं, वो तरह तरह के जो नैरेटिव्स फैलाते हैं कि इसमें ये ऐसा हो जाएगा जी, ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वैसा बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं और ऐसा कुछ होता नहीं है जी, बिल्कुल। तो मार्केट में मार्केट फोर्सेस किसानों के पक्ष में कैसे हो, और वो किसान जो, जैसे मान के चलिए हम बिस्किट खाते हैं, तो उस बिस्किट खाने में किसान के जेब में कितना पैसा जाता है, तो ये हमको तय करना होगा। और इस हिसाब से, और आगे आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज का समय है, उसमें कार्बन ट्रेडिंग होगी, उसमें कई ऐसी चीजें होंगी। जैसे मान के चलिए कल को किसान अगर दाल का उत्पादन करना बढ़ाता है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना नाइट्रोजन किसान फिक्स करता है और उसको कितना पैसा वापस देंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज और तमाम तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन एनर्जी, इन सारी चीजों की जो बात कर रहे हैं, वो किसानों के पास वापस आएंगे, और इसमें सहकारिता का बड़ा रोल होने वाला है जी, बिल्कुल। 3 लाख टैक्स बन रहे हैं जी, और कंप्यूटराइज किया जा रहा है उनको। सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया का हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वेयर हाउसेज में जी। और वो वेयर हाउस पहले जैसे नहीं है जिसकी पीली दीवार होगी और नीली छत होगी, उसका एक अलग सिस्टम है। और इन सारी चीजों पे हम लोग, हमारी समिति हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम करके किसानों को देगी। मैं आपको बिल्कुल और दूरदर्शन के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। यही नया भारत है जिसमें बदलाव हम देख रहे हैं। और खासतौर से विजय जी, क्या माना जाए, क्या एक सीमित दायरे में जिन किसानों की पहले मनमानी चलती थी, वो मनमानी अब शायद नहीं हो पा रही, इस वजह से तमाम किसानों को बरगलाने की कोशिश और उसके बाद इस तरह का जो प्रदर्शन है वो किया जाता है? क्या हो गई है कि पंजाब में जो पहले डेवलपमेंट हुआ था एग्रीकल्चर का जी, पिछले 15 साल में अगर आप आंकड़ा उठा के देखें, और पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब सरकार का जो लेटेस्ट 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, आप उसको पढ़िए। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि सन 2006-7 के बाद से पंजाब के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो पैडी है चाहे वो राइस है जी, वो स्टैग्नेंट है। मतलब किसी भी तरीके से वहां पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, वहां पे सुधार नहीं हुआ है। लेकिन जी, जिस विजय जी, ये सुधार हुआ नहीं या जो किसान है वो चाहता नहीं? कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, सुधार के 2 तरीके। किसान एडॉप्ट करना चाहता है, उसके लिए राज्य सरकार को एक्सटेंशन सर्विस देनी होगी, टेक्नोलॉजी देनी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको संसाधन देने, ये राज्य सरकार को करना होता है जी। लेकिन क्योंकि मुद्दा मुझे नहीं पता आपका टाइम कितना है, तो मैं आपको एक एक करके सारे आंकड़े समझा जी, समय की हमारे पास अब कमी है फिलहाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 चीजों पे अब मैं कंक्लूड करूंगा इस बात को लेके।
एक बात तो यह है कि पंजाब में प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट है। पंजाब सरकार ने पिछले 15 साल में एग्रीकल्चर में सिर्फ सब्सिडी बांटने और एफसीआई की दुकानें खोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। उसका कारण यह है कि पंजाब सरकार का जितना बजट आता है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसका 75% ऑलरेडी कमिटेड एक्सपेंडिचर है। उनके पास डेवलपमेंट का पैसा ही नहीं है पंजाब के पास जी। सारा पैसा सब्सिडी में निकल जाता है। बिल्कुल, और आवश्यकता है यही जो किसान है इनको अगर दिया जाता है जो उनका हक था, तो शायद आज पंजाब के जो किसान हैं वो भी आगे होते। इस तरह से जो परेशानी है वो ना उनको होती, ना आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, विनोद आनंद जी और विजय सरदाना जी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले हमारे संवाददाता अनुज यादव और प्रमजीत भी हमारे साथ जुड़े थे। तो आपने जाना किस तरीके से एमएसपी के नाम पर जो राजनीति है वो करने का काम यहाँ किया जा रहा है, लेकिन आवश्यकता जो किसान है वो समझे कि ये सिर्फ राजनीति है, जो असली सच्चाई है वो कुछ और है। किसानों को फायदा हुआ है और आज भी जो किसान है, हमारे जो दर्शक भी हैं वो भी इस बात को जानते हैं। किसान पूरी मेहनत के साथ अपने खेत में काम कर रहे हैं और अब वो जान रहे हैं कि ये नया भारत है जहां पे आधुनिक कृषि की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उनका योगदान इस देश को विकसित बनाने में भी अब नजर आएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में जिस मेले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो मेला है संस्कृतियों का, वो मेला है मिलन का। ये मेला है सूरज कुंड का। यहाँ पर एक तो इतनी सारी कंट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं